सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम नमस्कार सभी को। हम कल जो पढ़ाया था उसके उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारा सामान्य भूगोल, भारत का सामान्य भूगोल के बारे में हम पढ़ा। आगे हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र और सजीव और निर्जीव का संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार हमको पढ़ना है, किस प्रकार को हमको समझना है, हमको कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो अजैविक घटक। अजैविक घटक निर्जीव तत्व जैसे अकार्बनिक, यौगिक CO2, जल, कार्बनिक, यौगिक प्रोटीन और जलवायु कारक, तापमान, प्रकाश। तो ये हमारा जो अजैविक घटक है, इसको हम अजैविक घटक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जैविक घटक होते हैं वे जैविक घटक के बारे में हम क्या है कि दूसरों पर निर्भर होते हैं हम। तो देखते हैं। अब दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, स्वपोषी, हरे पौधे। उत्पादक हमें हरे पौधे से प्राप्त, मतलब प्रकाश संश्लेषण से किया जाता है। उपभोक्ता उपभोक्ता होते हैं वे उपभोक्ता दूसरों पर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता होते हैं वे दूसरों पर आश्रित होते हैं। और तीसरा है हमारा अपघटक। तो अपघटक होते हैं वे अपघटक मृत जीव, मतलब मृत जीव के बारे में आश्रित होते हैं, विखंडित होते हैं। तो उत्पादक स्वपोषी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से किया जाता है। उपभोक्ता उपभोक्ता होता है वो परपोषी होता है। फर्स्ट होता है हमारा उत्पादक। उत्पादक आते हैं वे स्वपोषी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण से अपना क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरों पर क्या नहीं होते हैं, ये आश्रित नहीं होते हैं। जो स्वपोषी होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वे दूसरों पर क्या नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं। जबकि जो उपभोक्ता होते हैं, परपोषी होते हैं, वे परपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मानव है, कोई जानवर है, ये क्या करते हैं, ये कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। जबकि उत्पादक होते हैं वे दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं। तो उपभोक्ता परपोषी कहलाते हैं, उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं। प्राथमिक, जो प्राथमिक है वो शाकाहारी, टिड्डा, खरगोश। द्वितीयक होते हैं वे मांसाहारी, मतलब प्राथमिक में आएंगे आपके, जो प्राथमिक होता है उसमें आएंगे शाकाहारी, मतलब शुद्ध शाकाहारी और टिड्डा, खरगोश। जबकि द्वितीयक होते हैं वे द्वितीयक में आते हैं मांसाहारी, जैसे बाघ है, लोमड़ी है। और तृतीयक, जो तृतीयक घटक होता है हमारा वो सर्वाहारी, मतलब मांस भी खाते हैं और शाकाहारी, मतलब दोनों खाते हैं। जैसे बाज है, बाज मांस भी खाता है और अपना भोजन, और जैसे मनुष्य है, मनुष्य भोजन भी करता है और मांस भी खाता है। तो ये क्या है, ये सर्वाहारी में आते हैं। सर्वाहारी में द्वितीयक में आते हैं। सर्वाहारी अगर आ जाता है तो कौन से जैविक घटक में आएगा, वो आएगा तृतीयक जैविक घटक में आएगा। अब घटक, अब तीसरा है अपघटक। अपघटक है जैसे जीवाश्म, कवक, मृत जीवों का विखंडन। आपने देखा होगा जो जीवाश्म होते हैं वे जीवाश्म, वो कवक, जो आपने देखा होगा जैसे डबल रोटी लेते हैं, या आपने देखा होगा वो क्या है कि जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जाते हैं, उनको ही हम कवक कहते हैं। जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, मृत मतलब मर जाते हैं, मृत जीवों का ही विखंडन कहलाता है। आहार श्रृंखला और ऊर्जा का प्रभाव। आहार श्रृंखला और ऊर्जा का प्रभाव हम देखते हैं। हम आहार श्रृंखला और ऊर्जा के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है, ऊर्जा का हमेशा एक दिशीय होता है। प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। प्रत्येक स्तर पर, किस पर, प्रत्येक स्तर पर हमें ऊष्मा से क्या होती है, ऊष्मा के रूप में हमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है।
प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। श्रृंखला के प्रकार, देखो श्रृंखला के प्रकार, पहला प्रकार है आपका सन। आप देखो सन यानी सूरज, सूरज निकला हुआ है, इधर होता है हरे पौधे, इधर है टिड्डा, खरगोश, लोमड़ी, बाज। तो ये क्या है कि हमारा जो फसल चक्र होता है, ये हमारा जो आहार श्रृंखला चक्र होता है, वो श्रृंखला के प्रकार चराई, हरे पौधे से अपवर्तक या मृत पदार्थों से, परजीवी पौधे से परजीवियों का जीवियों तक जाता है। हरे पौधे से अपवर्तक मृत पदार्थों से परजीवी पौधों से परजीवियों तक फैलता है। तो देखते हैं, देखो देखो विद्यार्थियों, सूरज निकला हुआ है, सूरज की किरणें जैसे ही हरे पौधे घास पर पड़ती है, घास को टिड्डा टिड्डा खाता है, टिड्डे को कौन खाते हैं? खरगोश खाता है। घास को टिड्डा और खरगोश खाते हैं। देखो घास को कौन खाते हैं? टिड्डा और खरगोश खाते हैं। और टिड्डे को कौन कौन खाते हैं? लोमड़ी भी खाती है, और इधर बाज भी खाता है। दोनों को, टिड्डे और खरगोश को बाज भी खाता है। अपना अपना भोजन श्रृंखला के अनुसार होता है, चलता है आहार जाल। तो इसको हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहलाता है। आहार जाल क्या कहलाता है? हमारे जो जमीन के ऊपर जैसे हमारे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उससे क्या है कि हमारे जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के ही किरणों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे, और घास को हमारे टिड्डे, आपने देखे होंगे जैसे टिड्डा होता है, मकड़ी जैसी होती है, और खरगोश, घास को खरगोश और टिड्डा खाते हैं, टिड्डे को ही बाज और लोमड़ी खाती हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहलाती है। दूसरा है आपका पोषक चक्र। पोषक चक्र गैसीय, कार्बन, नाइट्रोजन और अपसादी पदार्थों से फास्फोरस, जैसे पृथ्वी की जो ऊपर की जो परत होती है, उसी को हम पपड़ी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पपड़ी कहते हैं। फास्फोरस, पृथ्वी की पपड़ी। आगे है, देखो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बायोमास पिरामिड सीधा बनाम उल्टा। मतलब बायोमास में पिरामिड उल्टा और सीधा कैसे होता है? देखो सीधा पिरामिड हम करते हैं उत्पादक प्राथमिक शीर्षक। सबसे पहले आएगा आपका, क्या आएगा? प्राथमिक। पहले हम किसको प्राथमिकता दी जाए, पहले उत्पाद किया जाएगा, फिर प्राथमिक दी जाएगी, फिर शीर्षक निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम उत्पादक करेंगे घास का। घास का, जैसे घास को कौन खाती है? हिरण खाती है। प्राथमिकता किसको दी गई है? हिरण को दी गई है। और शीर्षक किसको दिया गया है? टाइगर, मतलब चीता। चीते को शीर्षक माना गया है। प्राथमिकता किसको माना गया है? हिरण को, डियर यानी हिरण को माना गया है। और उत्पादक घास को माना गया है। उल्टा पिरामिड में क्या होता है? शाक्र, छोटी मछलियां, उत्पादक, पलवक। तो सबसे पहले हम किसको? पलवक को देंगे, फिर छोटी मछलियों को देंगे 400। इसका जो जीवन काल होता है, उल्टा पिरामिड का जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसका समय कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। इसका समय बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जीवन काल कैसा होता है? इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। जीवन काल के उल्टा पिरामिड का जीवन काल बहुत छोटा होता है, जबकि सीधा पिरामिड का जीवन काल बहुत ज्यादा होता है। तो संदर्भ में देखते हैं, अधिकांश स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे वन है, घास है के वन, घास के मैदान। कारक इसका देखा जाए तो कारक के बारे में हम जानकारी करते हैं। कारक है उत्पादकों, जैसे घास का बायोमास उच्च स्तर हिरण बाघ से कहीं अधिक होता है। तो देखो इसका क्या है कि घास का उत्पादन अधिक समय के लिए किया जाता है। तो हमारा जो इसका है, मछली है या शार्क है, इनका जीवन काल बहुत कम होता है।
तो संदर्भ में देखा जाए तो ये जलीय कैसे है, जो उल्टा पिरामिड होता है वो जलीय होता है। कैसे होता है, ये जलीय होता है, जबकि ये जो सीधा पिरामिड होता है वो होता है, तो ये जलीय होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब जैसे महासागर हैं, और इसका कारण होता है उत्पादकों पादप प्लवक का बायोमास बहुत कम होता है, क्योंकि उनका जीवन काल कैसा होता है, छोटा होता है, और वे तेजी से खा लिए जाते हैं। जो उल्टा पिरामिड होता है ये तेजी से क्या किया जाते हैं, शिकार बनाए जाते हैं। ये भारत एक मेगा डाइवर्सिटी देश क्यों कहलाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे सभी विद्यार्थी। भौगोलिक विविधता, जैव विविधता, ये दो शब्दों से होता है, भौगोलिक विविधता और जैव विविधता। तो भौगोलिक और जैव विविधता के बारे में समझेंगे हम। विश्व का केवल, अगर भौगोलिक के बारे में, भूभाग के बारे में बात की जाए तो विश्व का केवल 2.4% भूभाग है, और बाकी के पे क्या है, जल है। विश्व का भूभाग कितने के 2.4% है, लेकिन वैश्विक जैव विविधता का 7 से 8% हिस्सा है, जिसमें दुनिया के 17 मेगा डायबिटीज देशों में से एक है। 17 डायबिटीज देशों में से एक है। यहाँ सबसे संभव हुआ है, यह सब संभव हुआ है भारत की अनूठी भौगोलिक संरचनाओं के बारे में, संरचनाओं के संगम जैसे पर्वत है, पठार है, मरुस्थल, तट के कारण है, इनके बारे में चर्चा की। जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। जैव विविधता के कितने 4 हॉट स्पॉट माने जाते हैं। पहला है आपका हिमालय। तो हिमालय क्या है, देखो हमारा हिमालय ये है, और ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। ये जो है ये पूरा क्या है, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। और इधर इंडो बर्मा, इधर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये इंडो बर्मा का क्षेत्र है, पूर्व उत्तर भारत का हिस्सा माना जाता है। इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है वो पूर्व भारत का हिस्सा माना जाता है। इंडो बर्मा को किसका हिस्सा माना जाता है, पूर्व उत्तर भारत का हिस्सा माना जाता है। जबकि हिमालय जो इधर का जो है, ये हिमालय पूरा हिमालय क्षेत्र कहलाता है। पश्चिमी घाट, अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए तो यहाँ 16 वन और स्थानिक प्रजातियां जैसे लायन, टेलर्ड, मकाक पाई जाती है। अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए तो 16 वन और स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे लायन, डेलर्ट, मकाक पाई जाती है। अगर सुंडालैंड की बात की जाए तो ये सुंडालैंड है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल होता है। अगर सुंडालैंड की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल होता है। तो ये जो ये क्षेत्र सुंडालैंड कहलाता है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल होता है। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो ये पश्चिमी घाट है। ये कौन सा घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और इसमें 16 वन स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे संरक्षण की रणनीतियां और आईयूसीएन का देखो, आईयूसीएन क्या होता है, इन सीटू स्वस्थानिक क्या होते हैं, अवधारणा, जीवों को उनके मूल प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित करना, प्राकृतिक स्थान पर क्या करना, संरक्षित करना। इन सूट या स्वस्थान कहलाते हैं, जो किस पर, उनके जीवों के उनके मूल प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित करना। उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडलीय, आरक्षित क्षेत्र। अगर इन सूट का मतलब होता है, स्वस्थान, अपने स्थान,
जैसे अवधारणा होती है इसकी, जीवों को उनके मूल प्राकृतिक स्थानों पर संरक्षित करना, मतलब अपने स्थान पर ही क्या करना, संरक्षित करना, जबकि दूसरे पर संरक्षित नहीं होते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव है, अभ्यारण्य है, जैव मंडलीय है या आरक्षित क्षेत्र है। जैसे आपने देखा होगा इन इन स्थानों में जैसे वन जीव होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। जैसे हमारे आपने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं, वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, क्या वे दूसरे स्थान पर जाते हैं क्या? तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनको राष्ट्रीय अधिकृत किया जाता है, तो अपने ही स्थान पर रहते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडलीय, आरक्षित क्षेत्र। एक्स सी टू बाहरी स्थान है। एक्स सी टू का होता है बाहरी स्थान। अवधारणा देखो, प्रजातियों के उनके मूल स्थानों से अलग कृत्रिम आवास में संरक्षित करना। तो आपने देखोगे तो एक्स सी टू होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किए जाते हैं, जबकि इन सी टू होता है, इन सी टू का मतलब स्व स्थान है, वे अपने ही स्थान पर निवास रहते हैं। जबकि एक्स सी टू का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है, उसको हम एक्स टू कहते हैं। और एक्स टू का बे स्व अपने स्थान पर, बे अपने ही स्थान पर। देखो इन सूट का मतलब स्व अपने स्थान पर, बे अपने ही स्थान पर रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव है, अभ्यारण्य है, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र है। जैसे तो एक एक्स2 बाहरी स्थान है। अवधारणा देखो, प्रजातियों को उनके मूल स्थानों से अलग कृत्रिम आवास में संरक्षित करना। तो एक स्थान से, जैसे ये है जू, चिड़ियाघर को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो उदाहरण जैसे वनस्पतिक उद्यान है, चिड़ियाघर है, जीन बैंक है। ये क्या है, जीन बैंक, चिड़ियाघर, ये किस में आएंगे, एक्स2 में। जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस में आएंगे, इंसूट, मतलब स्व स्थान। और जबकि वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, ये बाहरी स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, वन जीव संरक्षण परियोजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी गिर परियोजना, यह एशियाई शेरों के लिए सन 1972 में यह परियोजनाएं शामिल की गई थी, इसको दर्जा दिया गया था। 1972 में गिर परियोजना का एशियाई शेरों के लिए दर्जा दिया गया था। अगली है घड़ियाल। 1975 जो प्रजनन केंद्र कहां पर है, ओडिशा में। प्रजनन केंद्र अगर पूछा जाए कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कब घोषित किया गया, तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र 1975 में किया गया। और ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र ये ओडिशा में है। कहां पर है, ये ओडिशा में है। हाथी परियोजना, अगर हाथी परियोजना 1992 में की गई, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो हाथी परियोजना 1992 में की गई। अगला देखा जाए तो हिम तेंदुआ परियोजना कब प्रारंभ की गई। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में प्रारंभ की गई थी। हिम तेंदुआ परियोजना का संरक्षण कब किया गया था, 2009 में। हाथी परियोजना का संरक्षण कब दिया गया था, 1992 में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर है, ओडिशा में। इसका संरक्षण कब किया गया था, 1975 में किया गया था। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, आज 54 टाइगर रिजर्व 1973 में बाघ परियोजना को संरक्षित किया गया या संरक्षण दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में
54 टाइगर रिजर्व किए गए थे। गेंडा हद आपने देखा होगा, ये गेंडा है। गेंडा का संरक्षण कब गेंडा का संरक्षण 1987 परियोजना काजीरंगा और मानस। अगर गेंडा का किया जाए तो 1987 में परियोजना का संरक्षण किया गया था और ये मानस में किया गया था। काजी और काजीरंगा मानस में किया गया था। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण वन जीव का संरक्षण कब किया गया था? 2006 में। अगर गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006, जिसको डिक्लोफेनेक से बचाया जाता है। किससे किससे बचाया जाता है? डिक्लोफेनेक से बचाया जा सकता है। प्रोजेक्ट चीता, चीता प्रोजेक्ट का कार्य कब? 2022 में। 2022 में चीता प्रोजेक्ट का संरक्षण कब किया गया था? 2022 में। 2022 में प्रोजेक्ट चीता का संरक्षण किया गया था। नामीबिया से वापसी कूनो नेशनल पार्क में शामिल किया गया था। कूनो नेशनल पार्क में शामिल किया गया था चीता प्रोजेक्ट को 2022 में। भारत के प्रमुख वन्य प्राणी और उनके आवास, भारत के प्रमुख वन्य प्राणी और उनके आवास के बारे में चर्चा करेंगे हम। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हुगल। अगर पूछा जाए कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हुंगल में है। कहाँ पर है? हुगुल में है। हुगुल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर। कच्छ का रण, कच्छ का रण जंगली गधा। कच्छ का रण क्या है? अगर पूछा जाए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन जीव का संरक्षण किया गया है उसका, तो जंगली गधे का, वो है कच्छ का रण। कच्छ का रण किसको माना जाता है? जंगली गधे को कच्छ का रण माना जाता है। मरु अभ्यारण्य, मरु अभ्यारण्य में गोड़ावन। मरु अभ्यारण्य क्या है? गोड़ावन। ये राजस्थान का क्या है? राष्ट्रीय राजस्थान का राज्य क्या है? पक्षी है। जो गोड़ावन जैसलमेर और जोधपुर साइड में पाया जाता है और ये सेवन घास में पाया जाता है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा है। काजीरंगा एक सींग वाला कैसा है? गेंडा है और वो काजीरंगा में पाया जाता है। केबुल लामजाओ सगाई तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? संगाई में। इसमें कौन सा जानवर? केबुल लामजाओ है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरवन अगर किसको कहा जाता है तो सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर को कहा जाता है। नीलगिरी क्षेत्र में शेर जैसी पूंछ वाला मकाक है। नीलगिरी क्षेत्र में कौन सा है? देखो शेर जैसा ही है और इसको क्या कहते हैं? नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। उसको शेर जैसी पूंछ वाला एक मकाक, मतलब वैश्विक खतरा, भूमंडलीय तापन और हरित गृह प्रभाव। वैश्विक खतरा, भूमंडलीय तापन और हरित गृह प्रभाव। लघु तरंगे, देखो ये है हमारा सूर्य से लघु तरंगें आती हैं और हरित गृह गैसों का आवरण बनाती है। CO2, HO4, H2O, N2O, SO2। मुख्य उत्तरदायी गैसें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CH4 मीथेन कहलाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 तो क्या है? कार्बन डाई है। CH4 मीथेन है। H2O जल वाष्प है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। दीर्घ तरंगें,
दीर्घ तरंगों में परिवर्तित होकर ऊष्मा का वायुमंडल में ही संचय हो जाना ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? जो हमारी जो तरंगें आती हैं, सूर्य की जो लघु तरंगें आती हैं, वे उसमें परिवर्तित होकर ऊष्मा का वायुमंडल में ही क्या कहलाता है? संचयी होना एक ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। पर्यावरण के छिपे हुए दुश्मन अम्ल वर्षा और ओजोन क्षरण। तो अम्ल वर्षा अम्लीय कहलाते हैं। प्रक्रिया वायु प्रदूषण प्लस वर्षा जल। अम्लीय वर्षा पीएच मान 7 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितने होता है? 7 से कम होता है। और मुख्य कारक सल्फाइड डाइऑक्साइड CO2। सल्फाइड डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रो के ऑक्साइड NOx फ्लोरीन में बदल जाता है। अम्ल वर्षा का एसिड रेन का प्रक्रिया वायु प्रदूषण प्लस जल। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx फ्लोरीन में बदल जाता है। ओजोन क्षरण प्रक्रिया समताप मंडल में स्थित सब किसमें ओजोन क्षरण किसमें आती है? यह समताप मंडल में आती है। मंडल में स्थित ओजोन O3 परत का क्षरण बनाती है। सूर्य की परावर्तनीय किरणें UV, सूर्य की परावर्तनीय किरणें सीधी पड़ती हैं और किरणों का प्रवेश सीधा ही, जो सूर्य की जो किरणें आती है वे सीधी किरणें आती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको ओजोन क्षरण कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? ओजोन क्षरण क्षेत्र कहलाता है। मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोजन। अगर इसका मुख्य कारण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोजन होता है। नोट: 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी की रक्षा वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। तो हम सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा सम्मेलन कब शुरुआत हुई, कौन से की कब हुआ? तो सबसे पहले हमारा सम्मेलन आता है स्टॉकहोम समझौता की शुरुआत। 1972 में। हम पर्यावरण सम्मेलन के बारे में बात करेंगे तो स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन का समझौता की शुरुआत 1972 में हुई। उसके बाद में ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में। बर्टलैंड रिपोर्ट सम्मेलन 1987 में लागू किया गया। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन प्रारंभ किया। उसके बाद में बाकू सम्मेलन COP 29 ये 2024 में यह सम्मेलन लागू किया गया। बेलेम डो पारा ये 2025 में लागू किया गया। COP 30 प्रस्तावित। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में लागू किया गया था। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में शामिल किया गया था। 2012 में लागू किया गया था। पेरिस सम्मेलन
COP 21 सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन 2015 में लागू किया गया। COP 2028 दुबई में सम्मेलन, यह दुबई में 2023 में किया गया था। एक सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी है। इन सम्मेलनों को हम एक सुरक्षित भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, साझा करते हैं, इनकी पालना करते हैं। हो गया।